नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का समय बचा है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में विधायकों के परफॉर्मेंस पर हुए सर्वे में छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के कई विधायकों की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और यही नहीं, 2 मंत्रियों की सीट भी खतरे में चेहरे हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में भाजपा सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही है। दावा ये भी है कि बीजेपी बघेल सरकार को बदनाम करने के लिए अब विधायकों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा कर रही है। जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिंबल में भी जीतते हैं। तो ऐसा नहीं, जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। अब विधायक जब जीत रहा है, जीतने की स्थिति में है, तो वो बोलेंगे उसके साथ जो घूमता है ना वो ठीक नहीं है। विधायक प्रत्याशी तो ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव करीब आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। शराब घोटाला, घोटालों की स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी मुखर होकर प्रदेश की सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से मुखातिब होकर प्रदेश सरकार की नीति को लेकर जमकर हमला बोला है। अपने तल्ख अंदाज पर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया, यहां तक कि यह भी कह दिया कि भूपेश सरकार ने कोयला, अनाज, शराब, रेत में भी भ्रष्टाचार किया है, लेकिन गोबर और गोठान को छोड़ देना था। इसके अलावा दूसरे मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए इस बात की भविष्यवाणी तक कर डाली कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकते हुए और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार होगी। तो भारतीय जनता पार्टी सर्वे के बाद जिस तरह से फूली नहीं समा रही है, बार बार कांग्रेस को लेकर सवाल सामने रख रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले करने के बाद अब वो समय आ चुका है। कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं, 5 महीने चुनाव को बचे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस बार कांग्रेस की सरकार तो ये सरकार पौने 5 साल तक क्या कर रही है? क्यों उसकी जांच नहीं करेगा?
जिम्मेदारी है। नान घोटाला नहीं, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर देखिए ऐसा है, देखिए मेरी बात, अगर जितने भी घोटाले हुए हैं आप कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, उनकी सरकार है, तो वो उनकी सरकार कर क्या रही है? विधानसभा का जो जवाब होता है 21 जुलाई के प्रश्नोत्तरी में आप जानकारी दे दीजिए। विधानसभा का जो जवाब होता है वो शासन का अधिकृत जवाब होता है। नहीं, उसमें क्या कौन सी कमी? सरकार उत्तर नहीं दे पाई, सरकार उस पर घिर गई। 25 मिनट तक बहस चलता रहा हाउस के अंदर। अगर सरकार के पास जवाब था तो सरकार को देना था। चलिए खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने 1300 करोड़ में घोटाला हुआ है। साथ ही ऐलान किया कि वर्मी कंपोस्ट घोटाले को लेकर आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को शपथ दिलाई। बता दें कि न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की नियुक्ति 8 अक्टूबर 2021 में एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में की गई थी। 28 जुलाई को विधि एवं विधायी कार्य विभाग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां आदिवासियों पर अत्याचार और मणिपुर की घटना को लेकर समाज और शहर के जागरूक नागरिकों ने 2 विशाल रैली निकाली। बता दें कि रैली शहर के स्टेशन चौक में आयोजित सभा के बाद महात्मा गांधी चौक, सुभाष चौक, हंडी चौक, घड़ी चौक से लेकर वापस स्टेशन चौक पहुंची। तो वहीं रैली में शामिल लोगों ने महिलाओं पर किए गए अत्याचार की घटना का मशाल, तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। वहीं मसीही समाज के सैकड़ों लोगों ने मुंह में काली पट्टी बांधकर हाथों में कैंडल लेते हुए एक विशाल मौन रैली निकाली, जिसके बाद समाज के लोगों ने केंद्र सरकार से मणिपुर में शीघ्र ही कानून व्यवस्था और शांति बहाली की मांग की। उसके बाद में सभी माताएं और बहनें नाम से खबर बलरामपुर से है, जो जिले के दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन की पहल पर ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक सखी वीएलई के माध्यम से बैंक की सेवाएं खुद हिताग्रहियों के घर तक पहुंच रही हैं। तस्वीरों में ये जो महिला दिख रही है, उनका नाम सावित्री सोनवानी है और ये मूलतः सामरी गांव की रहने वाली है, जो कि एनआरएलएम के बिहान योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम करती हैं। सावित्री क्षेत्र के ऐसे दूरस्थ गांव में जाकर अपनी सेवा दे रही हैं, जहां पर पैदल ही पहुंचा जा सकता है और यहां से बैंक की दूरी करीब 8 किलोमीटर तक की है। लेकिन बैंक सखी अब गांव में घर घर जाकर पेंशन मजदूरी का भुगतान कर रही हैं। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने का भी काम बैंक सखी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अब बैंक की सुविधाएं उनके घरों में ही उपलब्ध हो पा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बैंक की दूरी अब तय नहीं करनी पड़ रही है और ग्रामीण इससे काफी खुश है। बैंक सखी के कार्यों की तारीफ भी कर रहे हैं।
खबर बिलासपुर से है, जहां शहर में यातायात का एक ही थाना कई सालों से संचालित किया जा रहा है, जबकि शहर में 3 यातायात थाने खोलने के लिए शासन स्तर पर योजनाएं बन रही थी, जिन योजनाओं को अब प्रशासन ने हरी झंडी दिखा दी है। बता दें कि शहर में वर्तमान में लिंक रोड में यातायात थाना संचालित हो रहा था, वहीं अब 2 थाना संचालित करने की तैयारी शुरू हो गई है। एक यातायात थाना तिफरा में और दूसरा थाना सरकंडा में खोला जाएगा। साथ ही शहर में यातायात दबाव बढ़ने से और शहर का विस्तार बढ़ने से यातायात थाना खोलने का प्रस्ताव कई सालों से शासन स्तर पर चल रहा था, जिसे अब जाकर मंजूरी दी गई है। खबर पंखाजुर से है, जहां नगर में संचालित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। तो वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं अस्पताल का कहना है कि युवक मलेरिया एवं टाइफाइड से पीड़ित था। उसकी गंभीर हालात को देखते हुए उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, फिर भी परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। अगली खबर भिलाई से है, जहां स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का शिकार हुआ बीएसपी का पूर्व प्रबंधक। बता दें कि पीड़ित का नाम स्वराज मलिक बताया जा रहा है। स्वराज मलिक से बीएसपी में टेक्नीशियन की नौकरी दिलाने के नाम पर अजय चौहान और पत्नी अंतिमा ने 25 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। खबर रायगढ़ से है, जहां सनकी हत्यारे ने राह चलते एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के थाना चक्रघर नगर क्षेत्र के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पास स्थित ग्राम नावपाली में आज दोपहर करीब 2:30 पर एक 18 वर्षीय युवक की हत्या की सूचना मिली। सूचना के बाद थाना प्रभारी प्रशांत राव अहिरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि ग्राम बोईडी निवासी सूर्यकांत चौहान पिता दुर्गा चौहान उम्र 18 वर्ष ग्राम न्यायपाली घर से वापस लौट रहा था। इस दौरान सड़क से गुजर रहे सनकी हत्यारे ने उस पर पीछे से वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस युवक की मौके पर ही मौत हो जाने के बाद ग्रामीणों के अनुसार हत्यारे ने एक गांव के अन्य युवक, जिससे उस युवक को हल्की चोटें भी आई हैं। पंखाजुर के अंदरूनी इलाके के आखिरी घर ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन स्टेट हाईवे क्रमांक 25 से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह के हालात पर पहुंचा है, बता दें कि आसपास के 40 गांव के हजारों ग्रामीण इस अस्पताल पर निर्भर है, परंतु ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मचारी इस अस्पताल में नहीं है। ये स्थिति पिछले लगभग 4 महीने से बनी हुई है। फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए विभाग के अफसरों ने कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कर्मियों को यहां रखा है, लेकिन संलग्न किए गए स्वास्थ्य कर्मचारी भी मनमाने तरीके से काम करते हैं, जिससे नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जमकर हल्ला किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस अस्पताल पर आसपास के 40 गांवों के लोग निर्भर हैं। खबर धमंतरी सेल से है, जहां कुरुद में एक 6 साल की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी किशोर सारथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल कुरुद थाना इलाके के एक 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी ने बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। इस घरौनी घटना को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता दर्द से कराहने लगी। उसकी मां ने अनहोनी की आशंका पर बच्ची से पूछताछ की, तब बच्ची ने पूरी बात बताई। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ कुरुद थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है।
2004 बैच के आईपीएस अंकित गर्ग ने सरगुज आईजी के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि आईपीएस अंकित गर्ग इससे पहले बस्तर संभाग समेत रायपुर संभाग में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 5 साल डीआईजी के तौर पर एनआईए में भी काम कर चुके हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अंकित गर्ग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मध्य नजर पुलिसिंग को दुरुस्त करने पर काम करने की बात कही है। मौसम की करवट बदलते ही अस्पताल में रोते हुए मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। दरअसल आई फ्लू जिले में अब किसी को भी ना छोड़ते हुए बच्चे, युवा समेत सभी को अपनी चपेट में तेजी से ले रहा है। लोगों को आई फ्लू से आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन, आंखों में लगातार पानी आना जैसी तकलीफों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नारायणपुर जिला अस्पताल जाने पर देखा कि ना ही नेत्र रोग का डॉक्टर है और ना ही इस संबंध में कोई दवा देने वाला है। एक मरीज ने तो ये तक कह दिया कि वो अपने बच्चों के साथ आई फ्लू का इलाज कराने के लिए जहां नेत्र रोग के डॉक्टर नहीं मिले तो उसने शिशु रोग को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने आई फ्लू के बजाय सर्दी खांसी की दवाई लिख दी, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में नए पदों पर नियुक्ति करना, कुछ लोगों का इस्तीफा देने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच जगदलपुर जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि 9 साल से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन अन्य साथी इस पद पर उनको मौका देना चाहिए। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के मंत्री मोहन मरकाम बस्तर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मंत्री बनने के बाद पहली बार जगदलपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि छत्तीसगढ़ में 85% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, तो वहीं राज्य शासन इन वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं कार्यक्रमों से समाज के अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। उनकी आर्थिक सामाजिक बेहतरी के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी। भिलाई के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक वर्मा अपनी चिकित्सकीय शैली के लिए जाने जाते हैं, जहां चिकित्सा के क्षेत्र के साथ ही साथ एक सिंगर के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं, जिससे वे अपने मरीजों को भी इसके माध्यम से सुकून देना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक अनोखा गोल्डन मेमोरीज का आयोजन बीती रात भिलाई के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में किया, जहां बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे थे। उन्होंने उनके इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा है कि इस तरीके से चिकित्सकीय पेशे में बिजी रहने के बाद समय देकर मरीजों के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। ये एक अनोखी पहल है। हम लोग हमेशा बहुत बिजी रहते हैं, डॉक्टर्स लोग और मेरी पूरी टीम दिन भर मरीज देख देख के परेशान हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कुछ नया किया जाए, थोड़ा स्टाफ लोगों में भी एनर्जी आए और जो हमारी जो टीम है, जो संगीतज्ञ हैं और जो सारे कलाकार हैं, उनके साथ भी मिलने का, बैठने का जो मौका मिलता है, उससे पूरे देश में, प्रदेश में, हमारे भिलाई में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो उद्देश्य यही है कि लोग जो है तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। स्पर्श का भी यही काम है कि लोग जब बीमार होकर आते हैं तो स्वस्थ हम करते हैं। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो बीमार नहीं है वो भी स्वस्थ रहे और उनका प्रिवेंशन हो डिजीजेस से। अच्छा लग रहा है। संगीत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी थेरेपी है जो लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से दूर करती है। और संगीत को मैंने अपनाया अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए था और इसे अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आम जनता के स्ट्रेस को। बलौदाबाजार वन विभाग के जरिए इस साल वन परिक्षेत्र धमनी में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के आयोजित वृक्षारोपण में कटहल के पौधे का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला और सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सहित प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती सुमन एक्का के जरिए संपन्न किया गया। बड़े पैमाने पर कटहल के पौधे लगाकर कटहल ग्राम के रूप में इसे विकसित करने का लक्ष्य वन विभाग ने लिया है।
कोरिया जिले के सोनहत में डिप्टी रेंजर के द्वारा आदिवासी बुजुर्ग महिला को अभद्र तरीके से गाली गलौज करने का आरोप लगा है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचकर डिप्टी रेंजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला सोनहत थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुंदरपुर का है, जहां कटई पानी निवासी राजमणि ने बताया कि वे खेत किनारे आराम करने के लिए झुग्गी झोपड़ी का निर्माण किया था ताकि खेती का भी ध्यान रखा जा सके। इस दौरान 27 जुलाई को जब खेत में रोपा का पौधा लगाने का काम कर रही थी, तभी डिप्टी रेंजर वहां पहुंचकर झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने लगे। इस बात की भनक राजमणि को लगी तो झोपड़ी के पास पहुंचकर डिप्टी रेंजर ने बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज की। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर भिलाई से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की रिपोर्ट को काफी गंभीरता से लेकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जहां कोतवाली थाना पुलिस ने भिलाई नगर स्थित सिविक सेंटर के पास चोरी की मोटरसाइकिल स्कूटी को बेचने वाली संदेही को पकड़कर पूछताछ की, जिससे कब्जे से 4 मोटरसाइकिल स्कूटी 3 3G बरामद की गई है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। कोरबा जिले में 15 गांव के ग्रामीणों ने कुसमुंडा खदान को बंद करा दिया है। रोजगार, बसाहट, मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत भू विस्थापितों की मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। तब गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और विरोध जताते हुए खदान का कामकाज ठप करवा दिया गया। बस्तर संभाग मुख्यालय के जगदलपुर में नगर निगम के विपक्ष में बैठी बीजेपी के पार्षद दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि सत्ता पर काबिज कांग्रेस अपने बहुमत का फायदा उठाकर दादागिरी दिखाते हुए सभी एजेंडे विपक्ष में किसी के विरोध को अनसुना करते हुए प्रस्ताव पारित कर रही है। इनको सिर्फ धनवान लोगों की चिंता है। शहर में बसने वाले मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस के साथ बने रहिए। नमस्कार।